उसके योग। समझ में आती है? तो पार्ट 8 कार्बन तथा उसके यौगिक। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जैव शक्ति सिद्धांत। क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत। इंग्लिश नाम होता है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये जो सिद्धांत था वो दिया था बर्जीलियस ने। किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत? जैव शक्ति सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति केवल जीवों से ही हो सकती है। किससे हो सकती है? जीवों से। जीव कोई भी हो सकते हैं, चाहे पेड़ हो, कोई जंतु हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, उसी से केवल किसकी उत्पत्ति हो सकती है? कार्बनिक पदार्थों की। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों को हम प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते। ये सिद्धांत क्या कहता है कि कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति केवल जीवों द्वारा ही संभव है, इसे कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। कौन कहता है? जैव शक्ति सिद्धांत। किसने दिया था? बर्जीलियस। कार्बनिक पदार्थ यानी कि यूरिया वगैरह जो भी यहाँ के जो भी कार्बनिक यौगिक है, प्रत्येक की उत्पत्ति केवल कहाँ हो सकती है? जीवों द्वारा हो सकती है। लैब के अंदर हम कार्बनिक पदार्थों को बना नहीं सकते हैं। किसने कहा? जैव शक्ति सिद्धांत। किसने दिया था? अब ये जैव शक्ति सिद्धांत चलता रहा, वैज्ञानिकों ने इसे मान भी लिया कि हाँ पहले कभी उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन 1828 के अंदर, कब? 1828 के अंदर एक वैज्ञानिक आया, बोहलर। कौन है? बोहलर। 1828 के अंदर एक वैज्ञानिक है बोहलर। इन्होंने सबसे पहले यूरिया नामक पदार्थ को प्रयोगशाला में बनाया। यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थों को कहाँ बनाया? प्रयोगशाला में। और जैव शक्ति सिद्धांत का क्या किया? खंडन किया। जैव शक्ति सिद्धांत क्या कह रहा था कि कार्बनिक पदार्थों को केवल जीवों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, हम उसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। लेकिन 1828 के अंदर बोहलर नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने सर्वप्रथम कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। कहाँ पर? प्रयोगशाला के अंदर, बिना किसी जीव के। और वो पदार्थ कौन सा था? यूरिया। तो प्रयोगशाला में निर्मित सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक पदार्थ का नाम लिखिए, अगर एग्जाम पूछा क्या हो जाएगा? यूरिया। किसने बनाया था? कि कब बनाया था? किस सिद्धांत का खंडन किया? तो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो किसने किया था? बोहलर ने। जो पदार्थ बनाया वो था यूरिया। और जब इसका फॉर्मूला देखें हम, तो फॉर्मूला होता है NH2CO। ये यूरिया वही है जो आप खेतों में डालते हो। व्हाइट कलर का शक्कर जैसा पदार्थ, वही यूरिया क्या होता है? ये। और इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? बोहलर ने। इसके बाद तो कई सारे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण लैब के अंदर किया गया। सर्वप्रथम लैब के अंदर कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था बोहलर ने। इससे पहले जो सिद्धांत प्रचलित था वो कौन सा था? जैव शक्ति सिद्धांत। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ कार्बन और कार्बन से रिलेटेड यौगिक की बात करेंगे, इसके अलावा किसी और चीज की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर भी आ रहा है कार्बन, तो हम कुछ भी अभिक्रिया पढ़ेंगे, हर एक के अंदर क्या आएगा? कार्बन आएगा। कार्बन के अलावा कोई और बात नहीं करेंगे। तो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया यूरिया। इन्होंने बनाया अमोनियम सल्फेट, और पोटेशियम साइनेट। इन दोनों के योग से इन दोनों को मिलाया और इनको प्राप्त हुआ था अमोनियम साइनेट। क्या प्राप्त हुआ था? अमोनियम। अब ये जो अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ,
अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट। जब इन दोनों की इन्होंने आपस में अभिक्रिया करवाई तो इनको प्राप्त हुआ था अमोनियम साइनेट। क्या प्राप्त हुआ था? अमोनियम साइनेट। और बाहर निकल गया पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट बाहर निकल गया। कौन सी अभिक्रिया हुई है? 6 लेसन में हमने पढ़ा था अभिक्रिया के प्रकार। तो ये कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है? द्विविस्थापन पढ़ा था। द्विविस्थापन पढ़ा था। क्या हुआ था? द्विविस्थापन में क्या हुआ था? जिसमें दोनों अभिकारक तत्वों का क्या कर देते हैं? आदान प्रदान करते हैं। इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। देखो अमोनियम का तो अमोनियम ही रहा, पोटेशियम का पोटेशियम ही रहा। सल्फेट कहाँ चला गया? पोटेशियम के साथ। साइनेट कहाँ आ गया? अमोनियम के साथ। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। जब यौगिक ए द्वारा यौगिक बी को और यौगिक बी द्वारा यौगिक ए को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर यही अभिक्रिया हुई। अब आगे इनको जो अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ, इस अमोनियम साइनेट को इन्होंने कर दिया हीट। ये किसका चिन्ह होता है? हीट। तो इन्होंने जैसे इसको गर्म किया, हीट किया, तो ये जो आगे था एक श्रृंखला बनाई और वो श्रृंखला थी NH2CO NH2। और ये कौन सा यौगिक है? कौन सा यौगिक है? यूरिया है। यूरिया कौन सा प्राप्त हुआ इनको? यूरिया। तो यूरिया किस प्रकार प्राप्त हुआ? ये प्राप्त करने की रिएक्शन होगी। क्या किया इन्होंने? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को की अभिक्रिया करवाई। अभिक्रिया करवाने पर इनको अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त हो गया? यूरिया प्राप्त हो गया। क्लियर? तो अभी तक हमने पढ़ा वो लिखा आपने? नहीं लिखा? लिख लो। जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिक, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक को केवल जीवों से प्राप्त किया जा सकता है। केवल जीवों से प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप कृत्रिम रूप से इसका निर्माण, कृत्रिम रूप से इसका निर्माण संभव नहीं है। यानी कि आप लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर इसको नहीं बना सकते। ये केवल कहां से प्राप्त होगा? जो जीवों से प्राप्त हो रहा है वही क्या होंगे? कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिख देना। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। खंडन मतलब तो ब्रेक होता है, तोड़ना। ड्रॉबैक लिख सकते हैं ना? ड्रॉबैक तो कमियां हो जाएगी। छोड़ देना। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन वॉलर ने 1828 में किया। 1928 में किया। तो क्या 1828 में
यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से किया। इसके लिए उन्होंने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की अभिक्रिया करवाई। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की अभिक्रिया करवाई, जिससे उन्हें अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की अभिक्रिया करवाई, जिससे उन्हें अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। जिसे और अधिक गर्म करने पर यूरिया का निर्माण हुआ। रिएक्शन लिख देना। अब बात करते हैं हम कार्बन के गुणों की। किसके? कार्बन के गुणों। लिख दिया? फर्स्ट गुण, आपको 1 से 30 तक तत्वों के नाम याद कर मिलेगा। कहा था? अरे कहा था? तो आपको कार्बन का परमाणु क्रमांक पता होगा। पता है कितना होता है? 6। देख कर भी बोल दिए। तो फर्स्ट इसका गुण क्या हो गया कि इसके अंदर जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6। अब परमाणु क्रमांक 6 का मतलब ये, हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, हमने हर एक के अंदर यही कहा कि परमाणु का कुल धनावेश जो होता है वो उसके ऋणावेश के बराबर होता है, यही पढ़ा। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? परिभाषा क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। नॉर्मल ग्रेड क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अरे 6 होगी, 6 होगी। चलो कोई बात। तो इसके अंदर कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। न्यूट्रॉन की संख्या 6 ही होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। क्यों होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6? थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, हर एक में हमने क्या पढ़ा कि परमाणु विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है, यानी उसके अंदर जितना धनावेश होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा? ऋणावेश। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतनी मात्रा में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। कोई भी परमाणु ले लो, किसी भी परमाणु में जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होगी। यानी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहती है कभी भी, किसी भी कंडीशन के अंदर।
समझ गए? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 12। और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? तो जितने प्रोटॉन होंगे उतनी संख्या में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या फिक्स नहीं रहती, न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, कभी एक दो ज्यादा कभी एक दो कम भी हो सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितना होता है? एक होता है। न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो उसके लिए हमें याद रखना पड़ता है परमाणु द्रव्यमान, या कहें तो द्रव्यमान संख्या। याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगी। तो ये जो कार्बन होता है उसके अंदर परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी ये आवर्त सारणी के अंदर कहां पर आएगा? कौन से वर्ग में आता है? पूरी आवर्त सारणी बढ़ा ली। हाँ चलो कोई बात और आगे बताएंगे तब समझ याद आ जाए मेरे को बता देना। और प्रोटॉन की संख्या होती है 6, न्यूट्रॉन की संख्या होती है 6, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? अभी मैंने बोला पर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। तो आपको अगर जोड़ आ रही हो तो आप बता दो मुझे कितने होती है? 12। तो कार्बन जो है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? तो कार्बन का फर्स्ट गुण क्या हो गया? एटॉमिक नंबर कितने हो गए? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो कार्बन के अंदर कुछ भी आ जाए तो आप क्या लिखोगे? कितना द्रव्यमान संख्या पूछ ले तो कितनी होती है? आगे बात करें तो कार्बन के अंदर जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं पता है? आइसोटोप। क्या होते हैं समस्थानिक? नबी तो कोरोना की मेहरबानी से बात होते हैं तो कौन पढ़े? आइसोटोप वगैरह से अपने क्या लेना देना? तो समस्थानिक क्या होते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? यानी प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होगी, चेंज किस में होगा? न्यूट्रॉन की संख्या में, यानी कि द्रव्यमान संख्या में। तो जो कार्बन होते हैं उसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? 3। वो कौन से होते हैं? एक तो होता है C12, दूसरा होता है C13 और तीसरा होता है C14। होते ऐसा कुछ पढ़ाया था आपको और शायद एग्जाम्पल भी यही दिया होगा, या तो समस्थानिक के अंदर ये दिया होगा या हाइड्रोजन वाला दिया होगा, यही दिए थे एग्जाम्पल। कुछ याद हो हल्का बहुत तो याद कर लेना, नहीं याद हो तो फिर अभी याद कर लेना। तो कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। हम कार्बन के हर छोटे से छोटे गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? लिख दो 7 का 5 7 10 पॉइंट हो जाएंगे। कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या 6, तीसरी बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। द्रव्यमान को मास कहते हैं। मास करें तो मास। इसको आइसोटोप कहते हैं समस्थानिक। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? पढ़ा था, कहीं भी पढ़ा था, कोई बात नहीं। तो आपको सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर कार्बन का ही देखना है इस पूरी की पूरी 10 के अंदर। तो आप सिर्फ कार्बन का याद रख लो 1:2
इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका? कार्बन का, हाइड्रोजन का? कार्बन का। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 2 ओके 6। तो 1s2 2s2 2p2 ये कैसे आया वो अब हम 11वीं में पढ़ेंगे। नहीं 10वीं में पढ़ लिया, अब वापस कहाँ पढ़ेंगे? 11वीं के अंदर। 10वीं में हमको नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आपके 1s2 2s2 2p। लिख दिया। अब ये आवर्त सारणी के अंदर, आवर्त सारणी देखिए आपने, पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे भी अब आगे बात करेंगे किसकी बात करेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी, क्योंकि बाकी सबकी कमियां निकल चुकी है। अभी सबसे वैलिड कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर वर्ग कितने होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? किसने पढ़ा है? 8 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 8। हो गया वर्ग होते हैं और 6 वर्ग होते हैं। कोई कह रहा 8 वर्ग होते हैं। 8 वर्ग थे मेंडलीव के आवर्त सारणी के अंदर और 6 आवर्त थे। मैं आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ। कितने वर्ग थे? और आवर्त? तो जो कार्बन होता है, आवर्त से कोई लेना देना है नहीं, हमें लेना देना है इस वर्ग से। ये कौन से वर्ग में आता है? नहीं पता? चलो देखो किताब में देखो। अरे भाई सिंपल सा आपको बताया था। अब अरे हो गया। तो इधर देखो, ये पी ब्लॉक के अंदर जा रहा है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट जा रहा है, और वो भी कौन सा है? दूसरे नंबर वाला। और पी ब्लॉक जो होते हैं वो कहां से कहां तक वर्गों में पाए जाते हैं? 13 से 18। तो 13 से लगा करके 18, तो फर्स्ट कौन सा हो गया? 13। यदि पी ब्लॉक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो तत्व किसके अंदर रहेगा? 13वें वर्ग के अंदर। किसके अंदर आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कौन से वर्ग के अंदर आएगा? अरे पी ब्लॉक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो बताया था आपको। एस ब्लॉक में 2, एस ब्लॉक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और डी ब्लॉक में बीच में कितने वर्ग आए थे डी ब्लॉक के अंदर? 3 से 12 गिनो, 3 4 5 6 गिन दे रहो। सिंपल है। 10 नो यू कैन कौन बोला? अरे वाह कल्याण है तुम्हारा। तो 10 वर्ग आते हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। और उसके आधार पे पहला इलेक्ट्रॉन आया तीसरा वर्ग, दूसरा आया तो चौथा वर्ग, तीसरा आया तो 5 वर्ग। तो पी ब्लॉक की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, मतलब कि किस वर्ग के अंदर आता है? 14वें वर्ग के अंदर। तो कार्बन आवर्त सारणी की किस वर्ग में रखा गया है? 14वें वर्ग के अंदर। तो वर्ग संख्या क्या होती है इसकी? 14। तो आवर्त सारणी के अंदर वर्ग 14 के अंदर कौन सा तत्व आता है? कार्बन। और ये पहला तत्व होता है वर्ग 14 का, इसीलिए ये जो पूरा का पूरा 14 वर्ग होता है उसको कार्बन फैमिली कहते हैं। घर में भाई एक मुख्य होता है आगे खड़ा, तो किसकी फैमिली? उनकी फैमिली कहते हैं पूरी की पूरी। तो उसी प्रकार ये जो कार्बन होता है ये टॉप मुखिया का काम करता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, इसीलिए इसके पूरे के पूरे वर्ग को, वर्ग संख्या 14 को हम क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली, कार्बन परिवार। कार्बन का परिवार होता है वो पूरा। आगे बात करें हम इसकी संरचना। इसकी संरचना की, तो संरचना की बात करें तो इसकी संरचना होती है चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय का मतलब आपने प्रिज्म देखा है? अरे प्रिज्म देखा है कैसा होता है? प्रिज्म देखा है? प्रिज्म कैसा होता है? कैसा होता है? आपने भी
उसके जैसी संरचना कैसी होती है? कार्बन की। यानी कि ये कार्बन परमाणु होता है बीच में, कहाँ होता है? बीच में। और अब 3D स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकते अपन, 2D बनाएंगे। 2D मतलब समझते हो? द्विविमीय। विमा बताए? चलो कोई बात नहीं पता ना, अपन तो ये स्ट्रक्चर याद रखो। इस टाइप की संरचना होती है कुछ। ये किसकी संरचना पढ़ रहे हैं हम? कार्बन की। किसकी? तो कार्बन की संरचना कुछ इस टाइप से होती है। यानी ये एक तरह से ये मान लो सी जो है वो उभरा हुआ भाग है, ठीक है, उभरा हुआ भाग। और इससे ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, चारों चार दूरियां सेम है। क्या है? सेम। यानी ये जो कार्बन, आप ये जो परमाणु दिख रहा है वो पीछे की ओर, यहाँ पर ऊपर की ओर नहीं, ये का है पीछे अंदर की ओर। तो कार्बन की अगर संरचना की बात करें कैसी होती है? कैसी होती है? चतुष्फलकी। कैसी होती है? चतुष्फलकी। अब यहाँ पर अगर मान ले हाइड्रोजन, ये संरचना हम बना लेते हैं मेथेन की। किसकी बना लेते हैं? CH4। CH4 ही होता है मेथेन, आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोण की बात करें, कोण क्या होता है वो बताए? तो कोण की बात करें तो इस कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और कितना होता है? 28 मिनट। और नहीं याद रहे तो आप इसके बदले में याद कर सकते हो 109.5 डिग्री। कितना होता है? 109.5 डिग्री। 30 मिनट और का 0.5 डिग्री होता है? नहीं पता। 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, वो होता है? किसने बताया ये? 60 मिनट और का 1 डिग्री होता है, किसने बताया? इसने बताया, अच्छा बताया। तो चतुष्फल की संरचना होती है, कोण का मान कितना होगा? बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट और या फिर 109.5 डिग्री। तो लिखो ये पॉइंट क्या? कार्बन की संरचना चतुष्फल की होती है। तथा बंद कोण का मान, बंद कोण का मान देखो कितना होता है? लिखो और फिर ये संरचना बना लो मेथेन की। अगर हम बात करें बंध की, किसकी? बंध। तो ये जो कार्बन होता है वो सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कौन से बंध बनाने की? डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, वो डायग्राम वहीं पे रहेगा, कोई मिटने वाला नहीं। एक बार बाकी के टॉपिक पढ़ लो। सहसंयोजक, सहसंयोजक मतलब क्या होता है? कोवेलेंट। अरे भाई सहसंयोजक का मतलब क्या होता है? बंद पड़ा। ये 9th तुम कोरोना से पास होकर के जो आयोगे, इसका बहुत ज्यादा तुमको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी टाइम कम है, कोर्स कंप्लीट करवाना ही है। तो सहसंयोजक और ये चैप्टर जो है वो भी आप पढ़ना मत ज्यादा, क्योंकि ये चैप्टर आपके शायद सिलेबस से हटने के चांस बहुत ज्यादा है।
केवल समझ जाना, आगे हर जगह इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपके 11 12 हर जगह समझना भी यहाँ पे जरूरी है, और नहीं हटा तो एग्जाम में इससे प्रश्न आएंगे वो भी टाइट आते हैं, तो अभी इसको थोड़ा स्लो रखना। तो ये चैप्टर आपके हट सकता है, सीबीएसई वालों ने हटा दिया, आधा चैप्टर हटा है, आधा रहने दिया, अपने भी आधा आ सकता है, आधा हट भी सकता है, लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा। तो सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है? कार्बन जो होता है वो सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कार्बन के अगर आप अधिकतर यौगिक देखोगे तो उसके अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि सहसंयोजक बंध क्या कहलाता है? नहीं होता है ऐसा कुछ, भिन्न भिन्न तत्वों की बात कर रहे हैं, जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया वो भी सहसंयोजक बंध हो। ऐसा बंध जिसमें दोनों परमाणु, दो परमाणु के बीच में ही बंध बनता है कभी भी, एक ये, चाहे दो कार्बन कार्बन हो, तो दो परमाणु के मध्य बनने वाला ऐसा बंध जिसमें दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और क्या बनाया? बंध बना। कोई भी परमाणु, जैसे ये परमाणु ये भी परमाणु, इन दोनों के मध्य में बंध बना। बंध, एक बंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। अरे कोई भी बंध कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? दो से। एक इसने दिया, एक इसने दिया, और बंध बनाया, तो क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बंध। और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यदि किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। कहते होंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो सहसंयोजक बंध जो है वो बनाने की प्रवृत्ति रखता है कौन? कार्बन। तो आप तो इतना ही लिख लो, कार्बन सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट डालो, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध, द्विबंध एवं त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध भी मिलेगा, द्विबंध भी मिलेगा और त्रिबंध भी मिलेगा। जबकि आपने देखा होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में केवल कौन सा बॉन्ड मिलता है? द्विबंध या फिर एकल बंध। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में भी तीनों मिलते हैं। तो कार्बन जो होता है वो कार्बन परमाणु के साथ में एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। लिख दिया? तो ये लिख दिया। सेकंड इसी के अंदर डाल के लिखो कि कार्बन अन्य परमाणु के साथ, कार्बन अन्य परमाणु के साथ भी एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। एग्जाम्पल लिखो एकल बंध का। एकल बंध का एग्जाम्पल लिखना है आपको। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध एग्जाम्पल है ये। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। मेथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सारे एकल बंध पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य में त्रिबंध पाए जाते हैं। तो कार्बन अन्य परमाणु के साथ भी एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है।
अब कार्बन का एक मुख्य गुण आता है और एग्जाम में सीधा 1 नंबर के अंदर प्रश्न पूछ लेता है। कार्बन का एक मुख्य गुण आता है और सीधा एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है, वो है श्रृंखलन। तो इसको आप कुछ इंपोर्टेंट भी कर देना। नाम से स्पष्ट है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है? श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। स्पष्ट भाई, श्रृंखला आपके आगे फर्स्ट वर्ड ही क्या आ गया? श्रृंखलन। यानी कि ये जो कार्बन होता है वो कार्बन परमाणु के साथ जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला, एक चेन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन जुड़ता ही रहता है और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, एक लंबी चेन का निर्माण कर देता है। उसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन। तो नाम से स्पष्ट हो गया, श्रृंखलन क्या है? कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इस कार्बन के इस गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन। और इसको इंपोर्टेंट कर देना। हो सकता है अगर ये चैप्टर आपके रहा सिलेबस के अंदर और एग्जाम में पूछा तो ये पूछ सकता है। लिख दिया? लिख दिया? कार्बन कार्बन परमाणु के साथ मिलकर, कार्बन कार्बन परमाणु के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ये पूरी पूरी लॉन्ग चेन बन जाएगी आपके, क्या कहलाएगा? श्रृंखला। तो कार्बन कार्बन परमाणु के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं।